हेलो बच्चों, इस लेक्चर सीरीज में इस लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और इसमें हम किस तरह की एप्लीकेशन को पढ़ते हैं और कौन कौन से डेरिवेशन हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल हैं, फार्मूले कैसे हैं, डायग्राम कैसे हैं, इन सभी बातों को समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मीन फोटोन, फोटोन इलेक्ट्रिक करंट, यानी फोटोन का कोई एक ऐसा इफेक्ट होगा जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगी। समझते हैं कैसे करंट फ्लो होगी, फोटोन अपना इफेक्ट कैसे प्रदर्शित करेगा, उसको हम देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझते हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEE, इस तरह से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को ये माना गया कि लाइट एक पार्टिकल है, एक एनर्जी का पैकेट है और एनर्जी के पैकेट को फोटोन माना गया। जो क्वांटम थ्योरी है लाइट की, उस क्वांटम थ्योरी के बेस में ये माना गया कि जो लाइट होती है वो वेव नहीं है, वेव का फॉर्म नहीं है। जबकि हाइगेंस वेव थ्योरी मानते हैं कि लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं है, फोटोन नहीं है। लेकिन क्वांटम थ्योरी, लाइट की जो क्वांटम थ्योरी है वो ये मानती है कि लाइट वेव नहीं है, पार्टिकल है। लाइट तो एक एनर्जी का पैकेट है और हर एक एनर्जी के पैकेट में कुछ न कुछ एनर्जी होती है। एनर्जी अलग अलग हो सकती है, हर एक पैकेट में एनर्जी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर एक पार्टिकल के ऑक्सीलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है, वेवलेंथ वो अलग अलग हो सकती है। इसलिए हर एक फोटोन की एनर्जी तो डिफरेंट हो सकती है और होती भी है, लेकिन हर एक पैकेट में कुछ न कुछ एनर्जी होती है। जैसे मान के चले कुछ फोटोन ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी 1 जूल होती है, कुछ ऐसे फोटोन जिसमें 2 जूल एनर्जी, कुछ ऐसे फोटोन जिनके पैकेट में 100 जूल की भी एनर्जी हो सकती है। समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हम 2-3 बातों को समझेंगे। पहली बात तो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, इसका रोल इसमें है फाई नॉट या W से प्रेजेंट करें। ये वर्क फंक्शन होता क्या है? आपको मालूम है कि जो कंडक्टर्स मटेरियल होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते कैसे, उनको समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक ये मेटलिक प्लेट है, किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर्स की एक ये प्लेट हो गई। और आपको मालूम है कि हर एक मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है, ये भी बना होगा। सीधी सी बात है कि जब सभी बनते हैं तो ये भी बना होगा। किसी भी मटेरियल की प्लेट हो सकती है और ये इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। हर एक एटम्स में न्यूक्लियस होता है, एक एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसलिए इसको मैंने पॉजिटिव लिख दिया, प्लस लिख दिया। और इस न्यूक्लियस के अराउंड कई ऑर्बिट होती, अलग अलग एटॉमिक थ्योरी अलग अलग अपनी अपनी बात को बताती है। लेकिन इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और हर एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड अपने अपनी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। मूव करते करते कई बार ये एक्साइटेड सिचुएशन में चले जाते हैं और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सिचुएशन में चला जाता है वैसे ही ये अपने एटम से बाहर आ जाता है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ गए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ गया, अब ये पहचानना मुश्किल है कि ये इलेक्ट्रॉन किस एटम से निकल कर बाहर आया है, क्योंकि सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे हैं।
एक ही रंग रूप के, एक ही बनावट के, एक ही डिजाइन है। इसलिए ये पहचानना मुश्किल है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस एटम से निकल कर बाहर आया, इससे आया है, इससे आया है, इससे आया है। इसी तरह से हर एक में यही कंडीशन रहेगी कि सभी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं एक्साइटेड सिचुएशन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकल आए लेकिन अभी मटेरियल से बाहर नहीं गए, अपनी मेटलिक प्लेट से बाहर नहीं गए, अपने एटम से बाहर निकल कर आए और दो एटम्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप पर ये बने रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकल आए हैं, अपने घर से बाहर निकल आए हैं और दो एटम्स के बीच में जो गैप है उस गैप पर हैं और यहाँ पर मूव कर रहे हैं, जिग जैग मोशन कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हें बहुत ध्यान से हमें समझना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। इन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये समझेंगे हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों के पास जो एनर्जी होती है, इन इलेक्ट्रॉनों के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इन इलेक्ट्रॉनों के पास जो एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए डिफरेंट मेटलिक प्लेट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। लेकिन किसी एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में अपने आप को नहीं चेंज करेगी। ये ध्यान रखना है। ये वर्क फंक्शन, ये जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है। और बेटा इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके वेवलेंथ में इसे लिखना चाहें या इसे हम इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करना चाहें तो लिखेंगे h न्यू नॉट। h प्लांक कांस्टेंट है, h जो है कि वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻34 जूल मल्टीप्लाई सेकेंड है। ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो ये वर्क फंक्शन है, ये प्लांक कांस्टेंट है, अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग c/λ0 लिखेंगे। लैम्डा नॉट वेवलेंथ है किसकी, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनके मोशन की वजह से जो वेव बन रही है उस वेव की वेवलेंथ है और इस वेव को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इस वैल्यू को, तो फाई नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी hc/λ0। ये आपके पास एक दो फार्मूले बन के तैयार हो गए और इनकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। वर्क फंक्शन के बारे में एक दो बातें और समझ लेते हैं। जैसे हम किसी भी सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो जो लाइट की एनर्जी होगी, फोटोन की जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी पर वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करेगा। वर्क फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये लाइट की एनर्जी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिक्रीज करेंगे तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये कांस्टेंट है। कब तक कांस्टेंट है? जब तक हम किसी भी मेटलिक प्लेट को चेंज ना करें। जैसे हमारे पास कोई सिल्वर की कोई प्लेट है और सिल्वर की जो प्लेट है उस प्लेट का जो वर्क फंक्शन है एग्जाम्पल में 10 जूल है। अब सिल्वर की कोई भी प्लेट हो या किसी भी तरह की कोई भी रॉड हो या किसी भी डिजाइन का कोई मटेरियल इस सिल्वर का हो, उसके लिए वर्क फंक्शन 10 जूल होगा। लेकिन हम सिल्वर से अगर आयरन यूज करेंगे तो फिर वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। यानी वर्क फंक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल के बनावट पे, मटेरियल की डिजाइन पर, मटेरियल कितने मास का है, कितने वॉल्यूम का है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये ध्यान रखना है।
लाइट की जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की जो इंटेंसिटी है, फोटोन की जो एनर्जी है, उस पर ये वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करता है। ये तो वर्क फंक्शन की बात हुई। अगली बात हम ये समझेंगे कि जो फोटोन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये समझा कि इस तरह से अगर हमारे पास कोई ये फोटो सेंसिटिव मेटलिक प्लेट है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वही हैं जो निकल सकते हैं। कौन निकल सकते हैं? जो फ्री हैं। और फ्री कौन है? जो अपने घर से बाहर निकल आए हैं, माने अपने एटम से बाहर निकल आए, लेकिन अपनी प्लेट से अभी बाहर नहीं गए हैं। तो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। और इधर से ये फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, ये फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, ये फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं और ये फोटोन इस प्लेट की ओर आ रहे हैं। ये ध्यान रखना है, ये इंसिडेंट फोटोन है, फोटोन, ये इंसिडेंट फोटोन्स हैं। ये ध्यान रखना है कि ये जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, इनमें से सभी फोटोनों की एनर्जी है hc/λ, या E मैं लिखूं और E इक्वल टू hc/λ लिखूं, या इसे मैं h न्यू लिखूं। लैम्डा है बेटा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, और ये इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी। h प्लैंक कांस्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया, और c इनकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो फोटोन आ रहे हैं, इनकी ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, इसमें से रिलेशन ये होना चाहिए कि जो फोटोन की एनर्जी है वो ज़्यादा होना चाहिए एज अ कंपेयर टू वर्क फंक्शन, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये रिलेशन नहीं है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन में, वर्क फंक्शन तो मेटलिक प्लेट का है और ये फोटोन की एनर्जी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये रिलेशन है तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे। ये जितने फोटोन आ रहे हैं, ये सभी फोटोन अपनी टोटल एनर्जी को यहाँ पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे। एक फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी टोटल एनर्जी दे देगा, डोनेट कर देगा, और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आने वाले फोटोनों की एनर्जी को एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाएंगे। ये फोटोन आएगा, इन इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा और बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, फोटोन का अस्तित्व खत्म हो गया। फोटोन की एनर्जी जितनी थी उसने पूरी डोनेट कर दी, अब फोटोन बचा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया। हर एक फोटोन ऐसा ही काम करेगा, एक फोटोन अपनी टोटल एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं। इन्हें कहते हैं इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और बाहर आ गए, इन्हें हम कहते हैं इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी इन्हें कहाँ से मिलती है उसको समझते हैं। जो ये फोटोन आ रहे थे, इनमें से सभी के पास ई एनर्जी थी, तो ई एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट एनर्जी का जो डिवाइड होता है वो वर्क फंक्शन में होता है और बचा हुआ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी डिवाइड होती है किसी भी फोटोन की। एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं किसी भी मेटलिक सरफेस का वर्क फंक्शन है 10 जूल है, किसी भी मेटलिक सरफेस का वर्क फंक्शन है 10 जूल है, और मैंने उस पर
जो फोटोन डाले उनकी एनर्जी 8 जूल है। अब देखो भाई, इनको मिनिमम एनर्जी तो चाहिए 10 जूल, यहाँ पर आ रही 8 जूल की, तो कोई इमिशन नहीं होगा। अगली बार मैं 10 जूल के फोटोन डालता हूँ तो 10 जूल जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन में चली गई, अब काइनेटिक एनर्जी 0 बची, तो भी इमिशन नहीं होगा। और अगर इमिशन होना है या इमिशन करना है तो हमें 10 जूल से ज़्यादा एनर्जी के फोटोन हमें इंसिडेंट कराने होंगे, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो मैंने 12 जूल के फोटोन डाले तो वर्क फंक्शन तो हो गए हमारे पास 10, बचा कितना 2, तो 2 काइनेटिक एनर्जी हो गई। और अगली बार मैंने 20 जूल के फोटोन डाले तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी 10, क्योंकि 20 हमारे पास टोटल एनर्जी है, 20 में से 10 इसके पास चली गई, 10 ये बची। अगली बार जैसे मैं 100 जूल के फोटोन डालता हूँ तो वर्क फंक्शन हमारे पास 10 है, 10 तो इसके पास चली गई, बची कितनी 90 जूल, तो ये काइनेटिक एनर्जी 90 जूल हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि जो वर्क फंक्शन है ये फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। किसकी? जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं, मेन इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इनकी काइनेटिक एनर्जी में इफेक्ट आएगा, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो इसी के हिसाब से इनकी स्पीड में भी चेंज आएगा। और स्पीड में चेंज आने से आगे हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज होगा। तो उसको हम समझते हैं और इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये प्लेट और दूसरी ये प्लेट, इनको हम एनोड और कैथोड के नाम से जानते हैं। तो ये प्लेट 1 हो गई और ये प्लेट 2 हो गई। और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि केवल इसी में। यहाँ पर हमने फोटोन को इंसिडेंट कराया, ये फोटोन आ रहे हैं, इंसिडेंट फोटोन, ये फोटोन है, ये फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, इस प्लेट पर इंसिडेंट होंगे। अब होगा क्या? वही बात कि जो फोटोन आ रहे हैं ये फोटोन अपनी टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है, ध्यान रखना है। फोटोन के पास एनर्जी चाहे जितनी ज़्यादा हो, एक फोटोन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से समझने के लिए मैंने 4 फोटोन इंसिडेंट कराए तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये सभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे और मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो फोटोन की एनर्जी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, क्योंकि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक इलेक्ट्रॉन इसकी जगह खाली, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी जगह, 3 इलेक्ट्रॉन इसकी जगह, चौथा इलेक्ट्रॉन, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल कर आए। तो एक तो एनर्जी का कुछ पार्ट खर्च हो गया इसके वर्क फंक्शन में, इन इलेक्ट्रॉनों को सरफेस से बाहर निकलने में, और दूसरा इनकी काइनेटिक एनर्जी जो भी है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट। ध्यान रखना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे इसी को कहते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो ये ध्यान रखना है,
दोनों एक ही बात है। फोटोन की जो एनर्जी है उसे हम लिख रहे हैं E और वर्क फंक्शन लिख रहे हैं फाई नॉट, और इलेक्ट्रॉन इमिटेड जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हम KE लिख रहे हैं। KE मैक्स कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं अगर KE मैक्स की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो E माइनस फाई नॉट ऐसे हम लिखेंगे। अब इन सब की वैल्यू पुटअप करते रहते हैं। मैं यहाँ पर ये सभी पैरामीटर लिख देता हूँ। आपको पता है कि फोटोन की जो एनर्जी है उसे हम h न्यू या hc ओवर लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं, hc ओवर लैम्डा के फॉर्म में। फिर इसके बाद हम लोग जो वर्क फंक्शन है उसे लिख सकते हैं h न्यू नॉट या h न्यू hc ओवर लैम्डा नॉट इस तरह से। और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² लिखेंगे। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू इक्वल, इधर हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट ऐसे ही हो जाएगा। इधर से काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू इक्वल टू h कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट ऐसा हो जाएगा। और इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे c बाई लैम्डा नॉट, देन काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू h c बाई लैम्डा माइनस c बाई लैम्डा नॉट, c कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का एक नया फार्मूला बन के तैयार हो रहा है, hc 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्स वैल्यू है उसे आप लिखेंगे hc लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। किसकी काइनेटिक एनर्जी है? जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं, मीन फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये फोटोन आ रहे हैं और फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं। अगर फोटोनों को बंद कर दिया जाए, रोक लिया जाए, स्टॉप करा लिया जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो रुक जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन रुक जाएगा वैसे सर्किट में फ्लो होने वाली फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होगी उसे हम कहेंगे फोटो करंट कहेंगे। क्योंकि ये फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रॉन का जो देखने को तरीका हमें जो देखने को मिलता है, किस तरह से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और करंट कैसे फ्लो होती है, ये सब फोटोन की वजह से हो रहा है। इसलिए इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब ये तो आ गई, इनकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब अगर हम इनकी स्पीड वेलोसिटी के लिए फार्मूला बनाएं तो कैसे बनाएंगे? देखते हैं। स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हमारे पास फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये यहाँ से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, यहाँ से इस फार्मूले से, इसको हम इधर लें, इसकी जगह हाफ mv² लिख सकते हैं, हाफ mv², और इसकी मैक्स वैल्यू इक्वल E माइनस फाई नॉट, ऐसा कर लेंगे हम लोग। m इलेक्ट्रॉन का मास है और इसकी वैल्यू आप जानते हो, इधर मैं लिख देता हूँ, m मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 9.1 10⁻³ kg, इस तरह से लिखते हैं। अगर यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो v² की जो मैक्स वैल्यू है 2/m इस तरह से हो जाएगा और E माइनस फाई नॉट हो जाएगा। और अगर यहाँ से मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट।
तो ये मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू बन गई। अब इनके जो पैरामीटर हैं, इनकी जो वैल्यू है, प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो V max इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/m, इधर हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ऐसा हो जाएगा। h कॉमन ले सकते हैं तो V max इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h/m न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा लिखेंगे। और इनकी वैल्यू पुटअप कर दें, c बाई लेमडा नॉट, फिर से c कॉमन आ जाएगा, तो मैं स्पीड या वेलोसिटी का जो फार्मूला लिखूंगा तो 2hc/m 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये मेरे पास स्पीड का एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। किसकी स्पीड है? जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं उनकी स्पीड है। तो ये स्पीड बन गई, ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और कब नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अगर फोटोन की एनर्जी इस तरह से रिलेटेड है तो इमिशन होगा, और अगर मैं कहूँ कि h न्यू नॉट, यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये रिलेशन, तो इमिशन होगा। यानी इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होना चाहिए एज ए कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो इमिशन होगा। और आपको मालूम है कि इसकी जगह c/λ0 लिखेंगे, c/λ, और इसकी जगह c/λ0 लिखेंगे। तो यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं लैम्डा और λ0 में ये रिलेशन, तो इमिशन होगा, तो इमिशन होगा। यानी इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है वो कम होना चाहिए एज ए कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्योंकि आपको मालूम है कि जो वेवलेंथ होती है वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो वेवलेंथ होती है वो एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए अगर ये ज़्यादा है तो इसको कम होना चाहिए। तो इस टाइम इमिशन होगा, इस टाइम इमिशन होगा। और कब नहीं होगा? इस टाइम नहीं होगा। देखो भैया, होगा ही नहीं। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी लेस है या इक्वल है एज ए कंपेयर टू वर्क फंक्शन, तो इमिशन नहीं होगा। फिर इसके बाद ये रिलेशन देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो यही होगा, नहीं होगा इमिशन। और इसमें इसका सिंबल इधर आ जाएगा λ0, तो इमिशन नहीं होगा। यहाँ पर इमिशन होगा और यहाँ पर इमिशन नहीं होगा। तो हम बार बार इसी बात को दोहराएंगे कि फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है एज ए कंपेयर टू वर्क फंक्शन, तभी इमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि हमें तो इमिशन को पढ़ना है, तो ऐसे ही फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक फोटोन की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, तो हम कम एनर्जी वाले फोटोन को इंसिडेंट ही नहीं कराएंगे, हम उन्हीं फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज ए कंपेयर टू वर्क फंक्शन। ये ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद इसमें ग्राफ रिलेशन पढ़ेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझते हैं भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। देखिए जरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे हम लोग V0 या Vs से प्रेजेंट कर लेंगे। ये एक तरह का पोटेंशियल ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है, उस खास बात को समझते हैं। ये हमारे पास प्लेट है एक, दूसरी प्लेट ये है जिसे हम लोग एनोड या कैथोड के नाम से जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ये दो प्लेटें हो गई, ये प्लेट 1 हो गई और ये प्लेट 2 हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता है कि हम फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं, ये फोटोन हो गए। ये फोटोन वो हैं जो इंसिडेंट हो रहे हैं,
क्योंकि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ना है तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए एज ए कम्पेयर टू वर्क फंक्शन। हम ऐसे ही फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर की तरफ जाएंगे, इमिटेड होंगे और बाहर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं में से कोई 2-4 बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 4 फोटोन आ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, सामने वाली प्लेट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ना है तो हम इस प्लेट पर ऐसा कोई नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में पहुंचने से पहले ही स्टॉप हो जाएं, इस प्लेट में पहुंचने से पहले ही स्टॉप हो जाएं। जिस पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में सेकंड प्लेट में पहुंचने से पहले ही स्टॉप हो जाएंगे, उसी पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ये ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट प्लेट के रेस्पेक्ट में सेकंड प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं, नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाइड करें और उस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो सेकंड प्लेट में पहुंचने से पहले ही, सेकंड प्लेट को टच करने से पहले ही स्टॉप हो जाएं, रेस्ट पर आ जाएं, तो उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने से पहले ही रुक गए, इस प्लेट में आने से पहले ही रुक गए, यहीं पर रुक गए, इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन बेचारे यहीं पर रोक लिए गए इस प्लेट की वजह से। इस प्लेट का जो नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर इनकी जो स्पीड है वो जीरो कर दी गई, वेलोसिटी है वो जीरो कर दी गई। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, v1 v है, और यहाँ पर v2 है और v2 जीरो है। तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक डेरिवेशन फार्मूला कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी एप्लीकेशन या थ्योरम। हमें मालूम है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वो ये कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन की जो वैल्यू है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। ये हम एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी K1 माइनस K2 इक्वल टू वर्क डन, और आपको मालूम है कि जो वर्क डन है उसको अगर हम W/Q लिखें तो कोई बुराई नहीं है, V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं तो Q की जगह E लिख सकते हैं, WeV लिख दें। क्योंकि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को देख रहे हैं तो V की जगह हम V0 अगर लिखें तो कोई बुराई नहीं है, तो हम W की जगह EV0 लिखेंगे। और ध्यान रखना ये V0 या Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसकी जगह हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन मीन EV0, ऐसा हमने किया। और अभी अभी मैंने बताया आपको कि हमें इलेक्ट्रॉनों को रेस्ट पर लाना है सेकेंड प्लेट में पहुंचने से पहले, यानी यहाँ पर इनकी जो स्पीड है, फाइनल स्पीड है, वेलोसिटी है, उसे जीरो करना है। तो यहाँ पर ये जीरो होगा, तो इसकी वजह से इतना टर्म जीरो हो जाएगा, इतना केवल बचेगा। v1 की जगह मैं v अगर लिख लूँ तो इधर मैं कर सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर, और ये मैक्स वैल्यू है तो इसे अगर मैं मैक्स लिख दूं तो कोई गलत नहीं है, इतना मैं लिख सकता हूं। और इसकी जगह आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, जिसे हमने पिछले इक्वेशन में यूज किया था EV0। तो बेटा
ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फार्मूला बन के तैयार हो गया है। तो V नॉट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और अगर हम इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखें तो V नॉट इक्वल, यहाँ से लिखें तो E डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो हो जाएगा M और इधर V स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाई 2E, इस तरह से। और आपको पता है कि इसकी जगह हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो V नॉट इक्वल टू KE की जो मैक्स वैल्यू है, इसी में हम चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइडेशन कर देते हैं, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला। अब हम इसके कुछ ग्राफ देखते हैं और फिर इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। देखते हैं ग्राफ रिलेशन। ये ध्यान रखना है, फोटोन की जो इंटेंसिटी है उसका मतलब है नंबर ऑफ फोटोन से। देखो भाई, हमारे पास पैरामीटर है, एक तो फोटोन की एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन है, वर्क फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये पैरामीटर आए। अब देखते हैं, अगर हम इसमें चेंज लाते हैं, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी में चेंज लाते हैं, तो ये तो नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। स्पीड इंक्रीज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को डिक्रीज कर रहा हूं, तो इसमें तो भैया कोई चेंज नहीं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ये डिक्रीज होगी क्योंकि मैं इसे डिक्रीज कर रहा हूं, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने से इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होगी वो भी डिक्रीज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। एक तो ये पैरामीटर आ गया इसके साथ। अब देखते हैं इसके साथ और कौन होता है। इस एनर्जी के साथ होता है h न्यू, इसके साथ एक रिलेशन देखेंगे, और बाद में हम देखेंगे c बाई लेमडा, लेमडा के साथ, वेवलेंथ के साथ। अगर हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो सेम रीजन इसी तरह से आएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से स्पीड, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर इसे हम डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखना है आपको। और अगर इसे मैं कांस्टेंट रख रहा हूं तो बाकी सब ये कांस्टेंट रहेंगे। फिर इसके बाद एक रिलेशन हम वेवलेंथ में देखते हैं, लेमडा। इसमें ठीक उल्टा होगा, ध्यान रखना। अगर ये लेमडा हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं। एनर्जी डिक्रीज तो ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, तो ये डिक्रीज, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज। और अगर हम इसे डिक्रीज कर रहे हैं, वेवलेंथ को, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर इसे हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे। ये ध्यान रखना है, मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं कि वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। आप इसे लिखें जरा। समझते हैं इसका ग्राफ रिलेशन। इनमें ग्राफ, जैसे इधर ये x एक्सिस है
इसमें मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को प्रेजेंट करूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहां पर मैं इंटेंसिटी को प्रेजेंट करूंगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को प्रेजेंट करूंगा। तो ये इंटेंसिटी है इस तरह से, और ये जो लाइट आई, जो फोटोन आए, इन फोटोनों की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हमने किसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से स्टॉप कर लिया, V0 की वजह से। सपोज दैट अभी हमने 100 फोटोन डाले, नंबर ऑफ फोटोन मीन इंटेंसिटी, 100 फोटोन डाले, लेकिन पर फोटोन एनर्जी हमारे पास सपोज दैट 10 जूल है। अगली बार हम फोटोनों को तो ज़्यादा डालेंगे, 200 फोटोन कर दिए, लेकिन पर फोटोन एनर्जी हमारे पास अगर 10 जूल है, तो ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे। फोटोन तो हमारे पास 200 है, बट पर फोटोन एनर्जी अभी भी 10 जूल है, इस तरह से। तो इंटेंसिटी चेंज हो गई, लेकिन पर फोटोन एनर्जी वही है, तो इमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, स्पीड होगी, वो सेम होगी, चेंज नहीं होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी नहीं चेंज हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। और इसी में अगर हम ग्राफ बढ़ाते रहे तो हम अगली बार फोटोनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ फोटोन है, उनको ज़्यादा कर देंगे, लेकिन पर फोटोन एनर्जी सेम अगर रखें, ये 300 रखें, फोटोन 300 है, लेकिन पर फोटोन एनर्जी अभी भी उतनी है, तो इन फोटोनों की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे, उन सबको इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से स्टॉप कर लिए जाएंगे। अगला ग्राफ देखते हैं इसी से रिलेटेड, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इस एक्सिस पर, यहाँ पर इंटेंसिटी। पहली बार मैंने 100 फोटोन डाले और पर फोटोन एनर्जी 10 जूल है, तो इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं, उन सबको इस पोटेंशियल की वजह से स्टॉप कर लिया गया है। तो ये इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फिर मैंने फोटोन तो डाले 100 ही, लेकिन अब पर फोटोन एनर्जी ज़्यादा मैं कर देता हूँ, जैसे 15 जूल, 15 जूल। तो इन फोटोनों की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और ये जो स्पीड ज़्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर होगा V0 इसे मैं लिख लेता हूँ। अगली बार इस तरह से, अगली बार इस तरह से। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फोटोन को कांस्टेंट रखकर पर फोटोन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, तो ग्राफ इस तरह से आता है। और अगर हम दोनों में चेंज लाएं तो ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से। अगर हम दोनों में चेंज ला रहे हैं, पर फोटोन एनर्जी भी चेंज कर रहे हैं और इंटेंसिटी भी चेंज कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फोटोन भी चेंज कर रहे हैं, तो ग्राफ इस तरह से आता है। ये इंटेंसिटी इधर है, इंटेंसिटी, और इधर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरह से। और अगर हम ग्राफ देखते हैं, अगर हम ग्राफ देखते हैं जो फोटो करंट है और इंसिडेंट फोटोन में, तो जो इंसिडेंट फोटोन है और जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे, और इलेक्ट्रॉन के साथ करंट का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो ये ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। ये देखते हैं